नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर हम भौतिक भूगोल का अध्ययन यानी भौतिक पर्यावरण जिसे कह रहे हैं हम उसका हम अध्ययन कर रहे थे और उसके अंदर हमने पहला चैप्टर शुरू किया था और पहला चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। यानी आज लेक्चर 4 जो है फर्स्ट वाले चैप्टर का, इसी के साथ ही फर्स्ट वाला जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसका शानदार वाला मस्त वाला वन शॉट आने वाला है, उसको भी आपको देखना है। आज इस लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ें हमने समझी है उसको थ्योरी में लिखना कैसे है इस बात पर चर्चा करेंगे। यानी अब तक हमने जो पढ़ा है मैप के द्वारा या किसी प्रकार से हमने समझा है कि अक्षांश देशांतर जो है वो क्या है, भारत में स्थिति किस प्रकार से, भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर में किस प्रकार से, इन चीज़ों को हमें लिखना कैसा है, कैसे है एग्जाम में, इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय खराब किए हम शुरू करते हैं और सारा निचोड़ लेके आ रहे हैं कि भारत का परिचय क्या है। हम देख चुके हैं वो जो नाम जितने भी थे, भारत की स्थिति कहां से कहां तक है उसको लिखना कैसे है ये हम देखेंगे। भारत का आकार क्या है, भारत तथा विश्व, भारत विश्व में क्या स्थान रखता है, क्या सांस्कृतिक ज्ञान जो है, धार्मिक ज्ञान जो है भारत देता है लोगों को, तो जगत गुरु वाली बात यहाँ पे आ जाएगी। और भारत के पड़ोसी देश जो हम देख चुके हैं, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे कि वास्तव में हमें लिखना कैसे उनको और किस फॉर्म में उनको जमा के हमें चलना है। तो ये परिचय सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं और इससे हमारा जो चैप्टर है उसकी स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी और हमें बहुत अच्छे से आज समझ में आने वाला है। तो शुरू करते हैं। परिचय, भारत, सबसे पहले परिचय, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। यानी भारत पूरे विश्व की जितने भी प्राचीन देश है पूरे विश्व के, उन संस्कृतियों में से, यानी प्राचीन संस्कृति के जितने भी देश है, यानी यहाँ हमारा जो ओल्डनेस है, हमारी जो पुरानी सभ्यता है, हम पुराने समय से चले आ रहे हैं, सिंधु घाटी समय से हम चले आ रहे हैं, ये स्थल सिंधु घाटी समय से चला आ रहा है। यानी उसके महत्व को यहाँ दर्शाया गया है कि सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का एक अलग ही महत्व है। जहाँ संस्कृति की बात हो, जहाँ धर्म की बात हो, जहाँ प्रेम की बात हो, जहाँ कोई दो देश आपस में लड़ रहे हो और वहाँ शांति व्यवस्था की बात हो, तो वहाँ किसे बुलाया जाता है, वहाँ भारत को बुलाया जाता है। देखो आगे, और इसका इतिहास अद्भुत रहा है, बहुत शानदार वाला रहा है, मस्त रहा है, कोई डाउट नहीं है इसमें। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। यानी जब से हम आज़ाद हुए तब से लेके बहुमुखी, चौमुखी, एटमुखी, कितना ही बोल दो आप, भारत ने बहुत विकास किया है। अब ये हम दिखाने के लिए कह रहे हैं। बताओ, भारत पहले सोने की चिड़िया थी और आज़ादी के बाद तो फिर हम सोने की चिड़िया बनने के लिए जा रहे हैं, यानी बीच में हम लूट लिए गए। लेकिन लिखना कैसे है, भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी विकास किया। सामाजिक का मतलब क्या है, समाज को, भारतीय समाज जो है, भारतीय संस्कृति जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में यानी पूरे संसार में जानी जाती है और इस चीज को हमने बनाए रखा। ये तो हमारे पूर्वजों से ही जानी जा रही है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे पूर्वज संत जो हुए, हमने देखा कि भारत जो नाम है वो भरत ऋषि के नाम पर, और 3-4 लोग हमने और देखे थे, अलग अलग प्रकार के भरत हुए, इसीलिए इस देश का नाम भारत हुआ। और जगत गुरु कहलाया क्योंकि पूरे जगत को, पूरे विश्व को, पूरे संसार को ज्ञान देने का जो कार्य करता है वो हमारा देश भारत करता है ना। आर्थिक रूप से, पैसे में भी, आज लोहा देख लो आप, सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है, भारत में निकलता है। आज मसाले देख लो आप, कपास देख लो, कई चीजें ऐसी है जो एकमात्र भारत में होती है और कई चीजें ऐसी है जो सबसे ज्यादा भारत में होती है। अब एकाधिकार, कई खनिज तो ऐसे हैं जिनमें भारत का एकाधिकार है, दूसरे देश में मिलते ही नहीं है। बहुत सारे खनिज ऐसे होते हैं, लेकिन लोहा, कपास और लोहा और कपास जो है वो वास्तु में भारत बहुत आयात में, मसाले जो है बहुत आयात में होते हैं, यानी बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे। तो ये सामाजिक और आर्थिक विकास की बात हम कर रहे हैं। बहुमुखी उन्नति की, यानी बहुत ज्यादा उन्नति की है भारत ने। ठीक है, बड़ी मस्ती से पढ़ते हुए चलना है, आराम से लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं आप, इतना आसान तरीके से हमने ज्योग्राफी को बनाया है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति है। आज कृषि को भी हम डेवलप कर रहे हैं। इंडियन फार्मर की कमी है क्या, नहीं है। हर भारत के अंदर 70-80% लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो कृषि में भारत आगे है। और अगर यहाँ लोहा है, यहाँ कपास है और यहाँ मसाले हैं, इसका मतलब उद्योग भी ज्यादा होगा। तकनीकी में देखो, आज हमने चाइना के सामने ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी। अमेरिका जो होता है वो सैटेलाइट से ध्यान रखता है कि कौन देश क्या बना रहा है,
लेकिन हम भारतीय जुगाड़ू राजस्थान के जैसलमेर में चूने की परत बनी हुई है और उस चूने की परत के नीचे जाके हमने मिसाइल बना ली, क्योंकि वहां पे सैटेलाइट की किरणें देख नहीं पाती अंदर क्या हो रहा है, और अचानक से खड़ी कर दी हमने चाइना बॉर्डर पे ले जाके। सारा देश सारा वर्ल्ड आश्चर्यचकित हो गया, यार भारत ने ये क्या कर दिया। चाइना अब हमसे डरता है, जो रोज हमें आंख दिखाया करता था। ठीक है, तो तकनीकी में भी हमने बहुत अच्छा किया, सर्वांगीण विकास यानी हर चीज में विकास कर रहे, सिर्फ तकनीकी नहीं, सिर्फ उद्योग ही नहीं, सिर्फ कृषि नहीं, सिर्फ सामाजिक ही नहीं, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बहुमुखी यानी बहुत से क्षेत्रों में हम विकास कर रहे हैं। आर्थिक विकास अद्भुत प्रगति हुई है, यानी सोच भी नहीं सकते इतनी प्रगति भारत करा रही है, सच है। सड़क परिवहन में देखो, भारत में 38 किलोमीटर के आसपास रोज सड़कें बन रही है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं देख रहा था कि नितिन गडकरी जो हमारे सड़क और परिवहन मंत्री है, वो बता रहे थे कि 38 किलोमीटर पर डे सड़कें बन रही है भारत में, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। और स्वच्छ भारत जो मिशन है उसके तहत देखो, पूरे वर्ल्ड को भारत ने एक मैसेज दिया है कि स्वच्छ बनाया जा सकता है किसी भी देश को, है ना। क्योंकि भारत पहले बहुत गंदगियां बहुत हुआ करती थी, कहीं भी हम देखते थे, लेकिन आज हमें नहीं दिखाई देती, है ना। कचरा वाला आया है, घर का कचरा उसमें डालना है, सुबह सुबह आप सुनते हैं। तो ये इस प्रकार का मामला हो गया कि आज भारत बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है और बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। ये तो हुई भारत की तारीफ, है ना। आगे देखते हैं, अपने देश की तारीफ अपन खुद ही कर लेते हैं। भारत की स्थिति कहाँ है आप सब जानते हैं, 8 डिग्री 4 से 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, कोई दिक्कत नहीं है। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, बहुत आसान तरीके से याद हो जाता है। कैसे याद करना है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, ऊपर और नीचे आराम से याद हो जाता है। नीचे से शुरू करना है छोटे वाले को, नीचे जो भारत का एरिया पड़ता है, यहाँ भारत दिखाएंगे हम इस स्थान पर। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, आसानी से याद हो जाता है। ऊपर से नीचे तक भारत की दूरी 32-14, यूं इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की तो 2933, तो ऐसे आसानी से याद हो जाता है। लेकिन यह इसी चीज को दिखाया गया है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, नो डाउट। भारत किस में है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस में है भाई, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। देखो ये पूरा गोला है, इस गोले के मैं 2 भाग कर देता हूं। कितने भाग कर देता हूं, इस गोले के अगर मैं 2 भाग कर देता हूं तो ये गोला आधा तो इधर हो जाएगा, आधा गोला तो इधर, और आधा गोला इधर। अब गोला आधा हो गया तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, गोलार्ध। उसको मैं क्या बोल दूंगा भाई, गोलार्ध। इसको भी क्या बोल दूंगा, गोलार्ध, गोलार्ध। अब गोला आधा आधा हो गया। अब गोला आधा आधा है यहां से इस प्रकार से, तो ऊपर वाला उत्तर में है तो वो क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण में है तो ये क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार से गोलार्ध तय होते हैं। तो भारत किस गोलार्ध में, अगर हम कह रहे हैं कि भारत इस स्थान पर है, यहाँ पे जो ये बना हुआ है इस स्थान पर भारत है, इसका मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में ही है। भारत क्या आपको यह नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, भारत तो इस लाइन से ऊपर है, इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में। तो कोई ऐसे डाउट वाली बात ही नहीं आती कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब है। अब आगे, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 से कितना, 8 डिग्री, यानी मुख्य भाग नीचे से कहां से शुरू हो रहा था, 8 डिग्री 4 से शुरू हो रहा था, उत्तर में ही शुरू होगा। अब आप सोच रहे हैं यहां पे उत्तर, भारत जो भारत है उसके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत यहां से भी उत्तर आ रहा है और यहां भी उत्तर लिखा हुआ आ रहा है। दोनों जगह उत्तर कैसे हो सकता है, दोनों जगह उत्तर लिखा हुआ कैसे आ सकता है। उत्तर लिखा हुआ इसलिए आता है क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। यहां भारत का ऊपरी हिस्सा दक्षिण उत्तर है और निचला हिस्सा दक्षिण है। इसका मतलब यह नहीं कि नीचे दक्षिण लिख देंगे हम, क्योंकि भारत यहां उत्तरी गोलार्ध में है, तो मतलब दोनों जगह क्या आएगा, उत्तरी आएगा। तो देखो आप यहां भी उत्तरी लिखा हुआ है, कहां गया, ये रहा उत्तरी अक्षांश में, और यहां भी देखो उत्तरी अक्षांश में। कहां से, तो भारत यहां 8 डिग्री 4 से यहां 37 डिग्री 6, बहुत सिंपल तरीके से, है ना। मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बताओ लाडलू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि भारत 8 डिग्री नीचे वाला 37 डिग्री दोनों ही उत्तरी कहलाएगा, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में। और ये आडी रेखा है इसलिए अक्षांश लिखा हुआ आ रहा है, आडी रेखा है इसलिए अक्षांश लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा आ रहा है, ये दोनों ही अक्षांश है, ये दोनों ही क्या है,
अक्षांश है। अब भारत को खड़ी वाली से देखे इस प्रकार से, तो भारत पूर्व से 97 डिग्री, अब पूर्व क्यों आ रहा है, इतनी देर तो उत्तर आ रहा था, अब और माथा पकड़ ले, सिर पकड़ ले कि पूर्व लिखा हुआ क्यों आ रहा है। पूर्व इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि हमने जब ग्लोब इस प्रकार से बनाया था तो भारत की स्थिति यूं करक रेखा के नीचे तक हमने बनाई थी और नीचे भूमध्य 0 डिग्री रेखा निकल जाती है और इस प्रकार से हमने रेखाओं का बंटवारा किया था। अब भारत जो हमारी विषुवत रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर जो है उसे 876 किलोमीटर ऊपर है यार, कितना, 876 किलोमीटर ऊपर। अब 876 किलोमीटर ऊपर है, पर कहां है, तो करक रेखा उसके बीच में से गुजर जाती है। कहां से गुजर जाती है, 8 राज्यों से गमछा जार, क्या ट्रिक पढ़ी थी हमने, मित्र पर गमछा जार, ये 8 राज्य हमने पढ़े थे, वहां से करक रेखा गुजर जाती है। फिर हमने एक बीच में पूरे वर्ल्ड को बांटने के लिए एक रेखा खींच दी थी। भारत को बांटने के लिए समय के हिसाब से जो हमने खींची वो तो ग्रीनविच रेखा जो है उससे अलग है, वो मानक समय रेखा कहलाती है। लेकिन बीचों बीच हमने जो रेखा खींची पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो रेखा हमने खींची उस रेखा को हमने ग्रीनविच रेखा का, उससे वर्ल्ड जो है बीच में से, ये देखो बीच में से 2 भागों में बढ़ जाता है, तो इधर वाला पश्चिम और इधर वाला पूर्व हो जाता है। तो भारत बताओ पूर्व वाले में है नहीं है भाई, मैंने एक रेखा यहां खींची और इसको ग्रीनविच कह दिया, क्या कह दिया इसको, मैंने इसको ग्रीनविच रेखा कह दिया। अब जो ग्रीनविच रेखा है उसी के कारण इधर का भाग तो पश्चिम और इधर का पूर्व हो जाता है। जो ये पूर्व भाग है तो भारत आपको पूर्व में ही तो दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पहले जो हम रेखाएं पढ़ रहे थे वो आडी पढ़ रहे थे, इसके अंदर आडी वाली। अब खड़ी वाली रेखाओं के आधार पर जो रेखाएं देशांतर, खड़ी वाली रेखाएं कौन सी होती है, देशांतर रेखाएं होती है, और खड़ी वाली देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत पूर्व में है, इसलिए यहाँ पूर्वी देशांतर लगा है। इसलिए यहाँ क्या लगा है, पूर्वी देशांतर लगा है, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में है। किसमें है भारत, पूर्वी देशांतर में। अरे मेरे लाडलों, छोटे छोटे बच्चों, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अक्षांश आडी होती है और देशांतर खड़ी होती है, सिंपल भाषा में, है ना। आडी वाली अक्षांश और खड़ी वाली देशांतर। अब कोई डाउट ही पैदा नहीं होता, भारत है यहाँ इस स्थान पर है भारत, ये आपको यहाँ भारत दिखाई दे रहा है, इस स्थान पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, भारत दिखाई दे रहा है, इस स्थान पर ये भारत है। तो यहां मैं कोई रेखा खींच देता हूं तो इससे तो भारत पूर्व में, तो खड़ी वाली रेखाओं में तो भारत किस तरफ होगा, पूर्व में होगा, और आडी वाली रेखाओं में भारत किस तरफ होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो खड़ी वाली जो रेखाएं होगी उनको देशांतर कहेंगे और वो पूर्व में, इसलिए भारत के यहां लिखा आ रहा है पूर्वी देशांतर। क्या लिखा आ रहा है, पूर्वी देशांतर। जबकि बाकी जो रेखाएं होती थी, बाकी जो रेखाएं हैं जिसमें भारत आड़े वाले क्षेत्र को कवर कर रहा था, फिर भी भारत है तो उत्तरी गोलार्ध में, जबकि खड़ी वाली के अकॉर्डिंग भारत देशांतर है और पूर्व में है, इसलिए पूर्वी देशांतर आ रहा है। अब मोबाइल नंबर मैंने आपको याद करा रखा है, 84 87 66 87 97 25। 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25, ऐसे याद करना है। एक चीज मैंने बहुत अच्छी आपको बताई थी, XYZ लाडले याद रखना है कि ऐसा कहीं भी दिख जाए, इसका मतलब हाउस होता है, घंटा होता है, और ऐसा कहीं भी लगा हुआ दिख जाए ज्योग्राफी के अंदर, इसका मतलब मिनट होता है। और ऐसे 2 लगे हुए दिख जाए, ऐसे 2 लगे हुए जहां भी आपको दिख जाए उसका मतलब सेकंड होता है, उसका मतलब क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि भारत जो है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, इस अक्षांश से लेकर इस अक्षांश तक है, इस देशांतर से लेकर इस देशांतर है। भारत पूरे वर्ल्ड में उत्तर पूर्व में, ये उत्तर और ये पूर्व, उत्तरी पूर्व जो देशांतर है उसमें है। अक्षांश के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस में, उत्तरी गोलार्ध में। अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो नो डाउट कमेंट कर सकता है, ठीक है ना, वन शॉट में और क्लियर कर देंगे इसको। मुख्य भूभाग ये छूट गया था। करक रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। रे भाई बांटती है, भाई बांटती है, क्यों बांटती है, अब वो तो उससे पूछना पड़ेगा वो क्यों बांटती है। लेकिन बीच में से गुजर जाती है, 8 राज्यों को टच कर जाती है, 8 राज्यों के बीच में से गुजर जाती है। इसलिए हमने मित्र पर गमछा जार, हमने क्या ट्रिक बनाई थी लाडले, मित्र पर गमछा जार,
मित्र पर क्या जा रहे थे, गम जा रहे, मिजोरम, त्रिपुरा, सारी चीजें तो पढ़ी थी हमने। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ छोड़ा ही तो नहीं था रे, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, मुख्य भूभाग के दक्षिण और पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यानी ये बता रहा है भारत के नीचे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का आकार, भारत का क्षेत्रफल 32.8, हमने तो पूरा याद किया था ना, पूरा आंकड़े, लेकिन आप इतना याद रख सकते हैं, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर पूरा विश्व माना जाए कि 100 बीघा में फैला हुआ है, कितना में फैला हुआ है? 100 बीघा में, तो 2.4 बीघा जो जमीन है वह भारत है। ये तो मैंने एक काल्पनिक आंकड़ा लिया है। पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है, यानी पूरे विश्व की जो जमीन है, उसके अंदर हमारा भारत कितना फैला हुआ है? तो 2.4 याद रखना है। 2.4, 2 का 4, बस इतना याद रखना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो फिर वो 6 कौन से हैं जो बड़े? बस लाडले, कुछ नहीं करना, एक ट्रिक याद रख, रकूबाई। क्या याद रखेगा? रकूबाई, बस कंप्लीट। कैसे? रकूबाई। आर से क्या करना है? सीधा सीधा याद रख ले, आर से जो बड़ा देश है वो आने वाला है, सी से भी बड़ा देश आने वाला है। आर से अपना रूस आ गया, आर से अपना कौन आ गया? रूस आ गया। सी से अपना कनाडा आ गया, भाई कौन आ गया? कनाडा आ गया। दूसरे वाले सी से अपना चाइना आ गया, भाई चीन आ गया। और यू से क्या करेगा? यू से यूएसए आ गया, कौन आ गया? और कौन आ गया? बी से ब्राजील आ गया, बी से कौन आ गया? ब्राजील आ गया। ए से कौन आ गया? ए से ऑस्ट्रेलिया आ गया, कौन आ गया भाई? ऑस्ट्रेलिया आ गया। आई से अपना इंडिया आ गया। आगे भी बढ़ा सकते हैं हम इसको, आगे भी इसको हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आता है, कौन आता है? अर्जेंटीना। लेकिन इतना आपको याद नहीं करना है। भारत किस स्थान पर है आपको इतना याद रखना है। रकूबाई, रकूबाई, रकूबाई याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आसानी से कर लोगे। क्या कर लोगे? आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो मामला था, भारत 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। स्थल देश पढ़े थे ना अपने, स्थल पे कौन कौन से देश टच होते हैं भारत से? जमीनी तरीके से, है ना। पाकिस्तान पढ़ा हमने, बांग्लादेश पढ़ा हमने, चीन पढ़ा हमने, नेपाल पढ़ा, है ना। तो ये देश पढ़े थे हमने। किलोमीटर। और समुद्री, ये समुद्री कौन सी है? तटीय वाली। कौन सी है ये? तटीय वाली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप 7,516 किलोमीटर, ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा नवीनतम वलित पर्वत है। ये वलित पर्वत इस प्रकार होते हैं, बस कोई डाउट नहीं है ना। इतना सुंदर सुंदर नहीं करना है। वलित पर्वत क्या है समझ गए? ठीक है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। दक्षिण का भूभाग जो भारत है, इसका दक्षिण का भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा है, यानी ऊपर से चौड़ा दिखाई देता है। देता है, कोई डाउट नहीं है ना। साइड में चपटा दिखाई देता है, उधर तीखा दिखाई देता है, उधर नुकीला टाइप दिखाई देता है। कैसे भी कर सकते हैं, इन चीजों को आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ज्यादा जोर आने वाली या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कौन सी? उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कैसे याद रखना है? क्या कह रहा है ये? पश्चिम में क्या है? ये क्षेत्र, पश्चिम भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला, और भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है ये वाला, इन दोनों की बात यहाँ पे कर रहा है। आपको सिर्फ ए और बी याद रखना है। ये भारत का निचला हिस्सा इस प्रकार से। ए और बी आपने जब याद रखा, ए और बी याद रखा, तो ए से अरब सागर हो जाता है और बी से बंगाल की खाड़ी हो जाता है। यानी भारत का वी शेप जो आपको नीचे दिखाई देता है, उसमें पश्चिम में ए और जो पूर्व है उसमें बी। ए से अरब सागर और बी से बंगाल की खाड़ी, है ना। कितना सिंपल याद हो रहा है ना। आज क्या यार ट्रिक कौन कौन सी आई हमारे पास? एक तो रकूबाई को याद रखना है। रकूबाई से हमें भारत किन किन देशों से छोटा है और किन किन देशों से बड़ा है, काफी हद तक हमें याद हो जाता है। उसके बाद ए बी सी डी में ए और बी याद रखना है। जब भी आप नक्शा भरे तो हमेशा ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। तो ए और बी से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी यूं चुटकियों में याद हो जाते हैं।
ठीक है। तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश हिंद महासागर में भी है भारत। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। हमने 29 डिग्री 2 के आसपास, 8 के आसपास ऐसा कुछ देखा था, तो ये 30 डिग्री टोटल मिला के लिख देता तो कोई डाउट नहीं है। भारत के पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ये कह रहा है भारत जो है उसका पूर्व पश्चिम जो है उसके बजाय उत्तर दक्षिण जो है उसका विस्तार अपेक्षाकृत कम है। तो आप नक्शे को देखेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो हमने भारत के बीच में से खींची थी, ये दिखाई दे रही है, ये वाली रेखा, ये 82.5 डिग्री जो हमने खींची है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कुछ लोग इसको मिर्जापुर देख के मिर्जापुर बता रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मिर्जापुर देख के मिर्जापुर बता रहे हैं, लेकिन मिर्जापुर वाला खेल यहाँ पे नहीं है। इलाहाबाद नैनी स्थान है, वहां से गुजरती है। कहां से गुजरती है? नैनी। लेकिन ये बड़ा शहर पड़ता है मिर्जापुर, तो इसका भी नाम आ जाता है। और ऑब्जेक्टिव जब करते हैं हम IAS वाईएएस यूपीएससी फाइट करेंगे तो वहां नैनी भी लिखा रहता है। प्रयागराज के आसपास है। किसके आसपास है? प्रयागराज के आसपास है, इलाहाबाद में, है ना। तो ये लिखा रहता है। गुजरात क्या पढ़ा हमने? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की समय रेखा है। देखो देशांतर है ना, तो ये 0 डिग्री देशांतर है, और इससे हम 82.5 पर जैसे आएंगे तो भारत का समय आ जाएगा, और ये बाकी जो वर्ल्ड है उसके समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। मैंने आपको बताया एक देशांतर जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है, और ये लगभग हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 82 को मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो 328 के आसपास आते हैं। आधा हमारे पास रह जाता है तो 2 मिनट हो जाते हैं, तो 330 मिनट आते हैं। 1 घंटे का उसमें भाग देते हैं तो 5.5 घंटे के आसपास आते हैं। ये चीज मैंने आपको सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में पूरी तरह समझा रखी है। तो 2 घंटे का अंतर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। देखो हमारे देश में भी, आप गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में, वहां और यहाँ 2 घंटे का अंतर है, और इसीलिए हमने यामियोत्तर रेखा, ये जो मानक समय रेखा है, इसको हमने खींचा। तो आप समझ गए। प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, यानी इसे दिन और रात की अवधि पे पड़ता है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप आउट ऑफ कंट्री जाओ, वहां का समय यहाँ का समय, जब हम सो के खाना वाना खा के जब सोने की स्थिति में वहां मॉर्निंग हो चुकी है ना, तो अलग अलग समय का जो प्रभाव है वो किससे होता है? इन देशांतर और अक्षांशों की वजह से। ये आपको याद रखना है। आज हम थोड़ा पास इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारा लास्ट लेक्चर है, हर चीज को हम पहले समझ चुके हैं, इसलिए समझी हुई चीज में ज्यादा समय नहीं देना है, इसलिए दा एंड करते हैं इस चैप्टर का, है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत तथा विश्व। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारत जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व में और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। वो हम स्थितियां क्लियर कर चुके हैं। भारत जो स्थिति इस प्रकार से, तो वो दिशाएं जो आप नक्शा देखेंगे तो अपना आप क्लियर होती जाएगी। हिंद महासागर जो कि पश्चिम यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। कौन? हिंद महासागर। भारत को केंद्रीय स्थिति कौन प्रदान करता है? हिंद महासागर। ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत यानी सबसे ऊपर फैला हुआ है, और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। कौन? हिंद महासागर जो शीर्ष के ऊपर फैला हुआ है, पश्चिम एशिया और अफ्रीका से दोस्ती बनाए हुए, संबंध बनाए हुए, नजदीकता बनाए हुए, ऐसे याद रखना आपको। हिंद महासागर में किसी भी तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत, हिंद महासागर की कोई भी तटीय सीमा भारत की जैसी दिखाई नहीं देती है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा, क्योंकि हिंद महासागर भारत से काफी क्लोज है, काफी टच है। जबकि ये बात तो मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम भूगोल का बहुत डिटेल से जब अध्ययन करते हैं, और जब मैंने भी आपको कई बार बताया क्लास में कि भारत का नाम हिंदुस्तान हिंदू के कारण नहीं पड़ा, वो मिथक है। ठीक ऐसे ही मिथक है कि हिंद महासागर का नाम जो है वो हिंदू के कारण नहीं है। यहाँ पे आप ऐसा अर्थ लगा लो कि हिंद महासागर, हिंदुस्तान, फिर हिंदू, इस तरह से नहीं है। ये ईडस के कारण यानी सिंधु नदी के कारण हुआ था। ईडस, सिंधु नदी को ईडस कहते थे यूरोपीय लोग, और भारत इंडिया कहलाया। वैसे ही सिंधु को से को है बोलते थे ईरान यानी फारसी जो लोग हुआ करते थे, व्यापार के लिए जो भारत आते थे, वो से को है बोला करते थे। और सिंधु के इस तरफ जो देश था उस स्थान को वो सिंधुस्तान नहीं कहकर हिंदुस्तान कहते थे, इसलिए भारत का नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान हो गया। तो हिंद महासागर किसी भी तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम इसके नाम पर ही रखा गया, यानी वो सिंधु के नाम पे, है ना।
आगे देखते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, यानी भारत हर कंट्री से अच्छी दोस्ती रखता है, बहुत लंबे समय से रखता आ रहा है। परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। पहले समुद्री मार्गों की जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से ज्यादा था, वैसे समुद्रों से भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। प्राचीन काल में समुद्री मार्ग की जानकारी न होने के कारण अनेक यात्री उत्तरी पर्वतों के दरों से भारत आते थे, और समुद्री मार्ग के बारे में बताने वाला सबसे पहला व्यक्ति भारत की खोज करने वाला 1498 में मई के महीने के अंदर आया था, और नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो था वो कालीकट बंदरगाह पे उतरा। कहां उतरा? कालीकट बंदरगाह। कौन से बंदरगाह पे उतरा? कालीकट बंदरगाह पे, केरल के अंदर। कहां भाई? केरल के अंदर। और यहां से ये 60 गुना मुनाफा कमाने के लिए, यानी यहां से ये मसाले लेके गया, काली मिर्च, लौंग, इलायची ऐसे, और मसाले ले जाके उसने पुर्तगाल का था ये, तो ये मसाले इसने पुर्तगाल में बेचे, और पुर्तगाल में इसको 60 गुना मुनाफा हुआ उस मसाले का। यानी भारत कितना मसालों में देखो कितना आगे। और फिर इसको देखकर स्वीडिश लोग आने लगे भारत में, स्वीडिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर डच आए, है ना, फिर अंग्रेज जिसे हम कहते हैं वो लोग आए। तो ऐसे कई लोग भारत में आते गए और भारत को लूटते गए। इस प्रकार से जो है भारत जो है पहले जो यात्रा होती थी वो कैसे होती थी? समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से होती थी। लेकिन वास्को डिगामा वो व्यक्ति है जिसने समुद्री मार्ग को महत्व दिया, समुद्री मार्ग को महत्व दिया, इसलिए वास्को डिगामा भारत की खोज करने वाला कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत उसने बनाया या उसने बताया, ये जगह पहले से थी और पहले से ही है, और काफ़ी सालों, वर्षों, अरबों, खरबों सालों से ये स्थान था। इसके नाम चेंज होते गए और उसने कह दिया ये भारत स्थान यही है। तो ये वास्को डिगामा के पीछे की कहानी है जो आपको हमेशा याद रखनी है। प्राचीन समय से ही भू मार्गों से ही विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। पहले लोग भू मार्गों से आते थे, लेकिन नेविगेशन जिसे हम नाव कहते हैं वो भी बहुत समय पहले चल गई। लेकिन भारत स्थल इतना पुराना है कि इसके साथ कई किंवदंतियां, मिथक यानी झूठ, रहस्य फैले हुए। भूगोल उन चीजों पर पहुंचने का प्रयास करता है। अब भूगोल एक तरफ, इतिहास ये कहता है कि नावें बहुत समय से चल गई थी पहले से। पहले भारत में नाविक यात्रा और विदेशों में भी नाविक यात्रा ज्यादा होती थी, जबकि ज्योग्राफी कह रहा है कि भारत में भूमार्ग को भी महत्व दिया जाता था। तो दोनों की बात को हमें मानना पड़ता है। लेकिन भूगोल बहुत सारे मिथक और झूठ जो रहस्य हैं उनको खत्म कर देगा। पता है क्यों? क्योंकि आप जैसे भूगोलवेता तैयार हो रहे हैं और कहते हैं जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें अपने देश की ज्योग्राफी के लिए प्यार नहीं। तो ज्योग्राफी के लिए प्यार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, है ना। तो ये वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार उपनिषद क्या कहा है? उपनिषद 108 के आसपास है, पुराण 18 है, उपपुराण 29 है, वेद 4 है, वेदांग 6, सब में भारत के बारे में विचार मिलते हैं। रामायण तथा पंचतंत्र विष्णुदत्त शर्मा की लिखी हुई है कि कहानियां जो है भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली के साथ साथ मसाले, मलमल आदि कपड़े, व्यापार के अन्य सामान संसार के लिए विभिन्न भागों तक जाते थे। कपड़े बहुत, मलमल जो होता था यहाँ का वो बहुत फेमस था, भारत का बहुत ज्यादा फेमस था भारत का मलमल, है ना। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, दीवारें होती है, गुंबदों, इस प्रकार का गुंबद होता है जो दरगाह वर्गाह बना रहता है, का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। यानी हमें हमारे देश की तारीफ करना है, किसी भी हालत में क्या करना है। यहाँ की दीवारें प्रसिद्ध थी, यहाँ के गुंबद प्रसिद्ध थे, यहाँ के मसाले प्रसिद्ध थे, यहाँ का लोहा आज भी प्रसिद्ध है, कल भी प्रसिद्ध था। यहाँ के मसाले तो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। कई बार आप वो वीडियोस देखते हो उसमें वो कहता है ये सीक्रेट मसाला है। सीक्रेट कुछ नहीं होता, भारत तो जाना ही मसालों के लिए जाना जाता है ना। तो भारत में मसाले बहुत आयात में होते हैं। गुंबदों का प्रभाव हमारे देश में विभिन्न भागों में देखने को मिलता है। भारत है उसके पड़ोसी देश हम देख चुके हैं। लिखना कैसे? भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 आपकी किताब में जो है उसमें दिखाई गई है, जांच करें। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। यानी आपको, मैंने ये क्यों लिखा 1.2, क्योंकि आपको देखना है आज किताब के अंदर, है ना। लेक्चर हम लगभग खत्म, लेक्चर क्या पूरा चैप्टर खत्म होने को आया है, ये लास्ट लेक्चर है, पूरा चैप्टर खत्म है। तो आज आपको किताब को खोल के देखना है। आप उसमें देखेंगे कि उसमें जो है ना, उसमें जो है उसका तो हम 20 गुना पढ़ चुके हैं।
वास्तव में हमने भारत की स्थिति को इस प्रकार से पढ़ा है जिस प्रकार से यूपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं, और आपको याद और समझ में भी आ गई जिसने चारों लेक्चर देख लिए। अब जिसने नहीं देखे बीच में देख लेता है, फिर स्वामणी शादी रातीसगा वगैरह में खाना खाने चला जाता है, उसका तो क्या कर सकते हैं ना। आप बताओ कुछ हो सकता है क्या उसका? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो रेगुलर मेरे से पढ़ रहा है, जो रेगुलर लर्न एंड शेयर से जुड़ा हुआ है, सारे सब्जेक्ट देख रहे हैं आप, बहुत शानदार हो रहे हैं यहाँ पे, तो मस्त तरीके से जिसकी तैयारी चल रही है वो 100 में से 100 अगले साल वाले में जुड़ने वाले हैं। इस साल 11th में तो झंडे गाड़ोगे, लेकिन अगले साल भी झंडे आपको गाड़ने हैं। मैं आपके साथ हूं, पूरी लर्न एंड शेयर की टीम आपके साथ है। अगले साल 100 में से 100, हमारे निखिल सर का सदवाक्य क्या है? 100 में से 100, है ना। वो बोलते ही यही है, दिन में 10 बार क्या बोलते हैं? 100 में से 100 लेके आना, है ना। 99 सुनना उनको पसंद नहीं है, 98 उनके सामने कोई बोल देना कि इस बार सर 98 के आसपास बच्चे चले जाएंगे, तो तिलमिला उठते हैं। वो कहते हैं 100 में से 100 क्यों नहीं। तो 100 में से 100 वाली टीम आपके साथ है। आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। अभी थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे हम। प्रायद्वीपीय मतलब जल से घिरा हुआ है भारत। भारत की सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो आप इस नक्शे में देखेंगे ना, ये चीजें आपको सारी क्लियर हो जाएगी कि भारत के नीचे चारों तरफ पानी दिखाई देगा, इसलिए भारत प्रायद्वीप कहलाता है। इस तल की सीमा से चीन, पाकिस्तान वगैरह आपको दिख जाएंगे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान भारत से जुड़े हुए दिख जाएंगे। नीचे जलीय मार्ग पर आप देखेंगे जो भारत के राज्य है वो आपको दिखने लग जाएंगे लाइन से, जो हमने तीसरे लेक्चर में पढ़े थे। तो ये चीजें हम देख चुके हैं, अपने पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाना है आपको कि पड़ोसी देश कौन से। अगर आप वहां से नहीं बना पाते तो हमारे लेक्चर में है, आप देख सकते हैं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका और मालदीव कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है, भारत के निचले हिस्से में दिखाई देते हैं। जो भारत के पड़ोसी है, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। जब मैंने श्रीलंका उस समय नहीं लिया था क्योंकि मैंने आपको अफगानिस्तान और भारत के बीच डूरंड, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और भारत और चाइना यानी चीन के बीच मैकमोहन रेखा जब बताई थी, तो मैंने उसमें लिखित फॉर्म में नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि ये स्थलीय सीमा है भारत की जो बनती है, लेकिन जलीय सीमा जो है पाक जलडमरू मध्य जो होती है, पाक जल संधि जिसे लिखा गया है, या मन्नार की खाड़ी, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। क्या आपको याद है? क्या याद है? देखो देखते हैं ना। स्कूल भुवन NCERT, आधे लोग इसको NCERT बोल देते हैं, ऐसा नहीं लिखा जाता, इसको NCERT लिखा जाता है ना। जो किताब आपकी बनाती है उसके बारे में उनका एक वेबसाइट पोर्टल है, वेब पोर्टल है। उस पे क्या है? प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरणों और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यानी इस वेबसाइट पे आप जाएंगे NCERT की वेबसाइट पे, तो यहाँ मानचित्र मिलेंगे आपको। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC इसरो की एक पहल है। आप भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। इसरो ने बनाया है। किसने बनाया? इसरो ने और NCERT ने, दोनों ने मिलकर ये जो वेब पोर्टल है इसको बनाया है। आपको देखना चाहिए, है ना। इस पे आपको ढेर सारे अच्छे शानदार वाले मैप देखने को मिल जाएंगे जो अच्छी क्वालिटी में, HD क्वालिटी में, तो आप जरूर देखना, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आप लास्ट तक मेरे साथ बने हुए हैं। यूं ही बने रहिए। कुछ लोग बहुत परेशान हैं, मुझे पता है, बार बार कमेंट आते हैं, सर फटाफट कोर्स कराइए, एक क्लास मिस होते ही वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम बहुत तेज़ी से चलने का प्रयास कर रहे हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपका कोर्स एग्जाम तक हो जाए। लेकिन आप बने रहिए। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जिसने भारत की स्थिति वाला पहला चैप्टर अच्छे से देखा है, उसको दूसरा चैप्टर चुटकियों में, तीसरा चैप्टर और ज़्यादा चुटकियों में याद होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में।